नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रिसाइट टुडे में आपका एक मरतबा फिर इस्तेक़बाल है। हम बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान, मेरा अज़्म मेरी पहचान। इस एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो बहुत ही कम अरसे में अपनी शायरी की वजह से दुनियाए अदब के बादल पर बड़ी तेज़ी से चमक पैदा कर रही। मालेगांव शहर शेर व अदब की दुनिया में एक अपना ख़ास मकाम रखता है। पूरी दुनिया में मालेगांव के शोरा की बड़ी ही और उदबा की बड़ी ही कद्र की जाती है, मगर यहाँ पर मालेगांव शहर में ख़वातीन शायरात की बहुत कम तादाद है, लेकिन जो भी हैं वो अपने फ़नकार, अपने कलाम, अपने अशार की बदौलत एक पहचान बनाए हुए हैं। मालेगांव शहर में अगर मैं शायरात की बात करूं तो प्रोफेसर आयशा समन, प्रोफेसर आसमा और मासूमा तबस्सुम जैसी शायरात ने अपनी शायरी के ज़रिए मालेगांव में एक अपनी पहचान बनाई। उसी कद्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज के मेहमान ख़ास शायरा ज़ोया तहसीन साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे ही उनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। ज़ोया जी, सबसे पहले हम रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा अपना तारुफ और तालीमी सलाहियत, काबिलियत के बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी बात बताएं। देखिए, मेरा नाम है तहसीन। ये मेरा ओरिजिनल नाम है तहसीन और मेरा कलमी नाम है ज़ोया तहसीन। ये मेरा कलमी नाम है, यानी कि जब से मैं तहरीर की दुनिया में कदम रखी हूँ, जब से मेरा नाम ज़ोया तहसीन, जो कि मेरे उस्ताद का ही दिया हुआ नाम था ज़ोया तहसीन, तो ये मेरा कलमी नाम है ज़ोया तहसीन। और तालीम में मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मेरी MA BA BEd हूँ। मैंने BA मालेगांव से ही है, BA तक मैं मालेगांव में ही किया। उसके बाद आगे की तालीम मैं बाहर औरंगाबाद सिटी में हासिल की हूँ। आपने अभी अपने उस्ताद का जिक्र किया है, ज़रा हमारे दर्शकों को अपने उस्ताद का नाम और उनका भी मुख्तसर तारीफ। उस्ताद का नाम है जनाब अंजुम शाफई। ये हैदराबाद से हैं। हैदराबाद के बहुत अच्छे शायर हैं, नामवर शायर हैं, ये हैदराबाद से हैं। अच्छा, आपको मुताले का शौक कब से और कितना है? मुताले का शौक तो मुझे बचपन से है, मुताले का शौक बचपन, लेकिन फ़र्क इतना है कि मैं BA तक नावल जैसे कहानियाँ हैं, नावल है, मुंशी प्रेमचंद, पतरत बुखारी, इन दोनों के ही ज़्यादा पढ़ा करती थी। और पाकिज़ा चल कभी टाइम मिल गया तो, वरना ये दो जो नावल हैं, जैसे हमारे अदबी नावल हैं, पतरत बुखारी हैं और मंटो हैं, इनको मैं वक्त निकाल कर पढ़ा करती थी। मुताले का शौक़ मुझे बचपन से ही था, लेकिन ज़्यादा शौक़ मुझे ग्रेजुएशन में कदम रखने के बाद आया। तो ग्रेजुएशन में कितना फ़ायदा दिया आपका ये मुतालिया? काफ़ी फ़ायदा हुआ ग्रेजुएशन में। जब मैं मुतालिया करती थी तो मुझे उर्दू पढ़ने का भी शौक़ हुआ, क्योंकि उर्दू से मैं 12th क्लास थी, वहाँ तक कि मुझे उर्दू से इतनी दिलचस्पी लगाव था नहीं। लेकिन जब मैंने नावल पढ़ना शुरू किया तो उसमें फसी उर्दू का जिक्र जो आता था, फसी उर्दू आती थी, तो उसको मीनिंग मुझे जब समझती नहीं थी, तो वो मेरे प्रोफेसर फहमीदा मैडम थी, मेरी बहुत अच्छी मैडम, उनकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ, उर्दू सीख पाई हूँ। तो मैं उनसे पूछा करती थी, और बस इसी का जिक्र कि मुताले का मुझे बचपन से शौक़ था ही, लेकिन अदबी मुताले में ग्रेजुएशन में बात ही कर पाई हूँ। तो नाज़रीन, ये बड़ी बात होती है कि अपने असातिज़ा का जिक्र करना, उनकी याद करना आज के माहौल में बहुत अच्छी बात है। जैसा कि ज़ोया तहसीन साहिबा ने अपने उस्ताद का बराबर यहाँ जिक्र किया, क्योंकि उस्ताद ही जो है आज यहाँ पर इनको ये मकाम दिया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, शायरी की तरफ आपका रुझान कैसे और कब हुआ? शायरी का रुझान, ये बात है कि मैं जब बहुत छोटी थी, बोला जाए कि 6-7 साल की थी, तो मेरे नाना, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, वो मुझे वो भी काफ़ी शायरी से ताल्लुक़ रखते थे। जैसे हमारे शहर के जो सवाल इब्न ताबिश हैं, काफ़ी मेरे नाना के
मतलब करीबी दोस्त थे वो, तो वो मेरे उनके साथ उनके घर ले जाया करते थे या उनके मुशायरे में ले जाया करते थे। तो मुझे कुछ भी पता नहीं होता था कि आखिर ये है क्या, ये कौन सा स्टेज है, बस मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो लोग आकर पढ़ते थे और सब मतलब उनकी तारीफ़ करते थे, उनकी तौसीफ़ बयान करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अक्सर मैं नाना मुझे गोद में उठा के ले जाया करते थे, क्योंकि मैं उनकी लाडली नवासी थी, पहली नवासी थी, तो वो लेकर जाया करते थे। तो बस ये बात ये है कि मैं भी स्टेज पे उस वक्त जाया करती जब 7वीं या 6ठी पढ़ती थी, या फिर बोला जाए कि 3री या 4थी में, तो जब तब भी मुझे ले जाया करते थे। मैं नाना के बाजू में बाकायदा चेयर पे मेहमानों के साथ, शोरा के साथ बैठा करती थी जब, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था कि आखिर ये है क्या। मैं नाना से हमेशा पूछती थी, नाना ये कौन सा स्टेज है, तो नाना यही कहते थे आगे बड़ी होगी समझ में आ जाएगा। यानी जिस ख्वाब को आपके नाना ने देखे थे आपने उसे ताबीर कर दिया, और आप बचपन से ही स्टेज शेयर कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है कि एक बचपन में जो चीज़ आपने देखा था उसे जो है आज अमली ज़िंदगी में अमल में लाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आप किसी शायर या शायरा से मुतासिर हैं? जी, जब से मैं मतलब ये मुताले का शौक़ या शायरी का शौक़ जब से शुरू हुआ, मैं सिर्फ़ एक ही शायर हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल से ही मुतासिर हुई हूँ। उनकी जैसे खुदी और बेखुदी और शिकवा जवाब शिकवा, ये जो सिलसिला चल रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मेरी मैम फ़हमीदा मैम मुझे बताती थी, तो होता ये था कि जब उनका लेक्चर रहता था तो मैं पहले डेस्क पे, अगर 3 लोग पहले ही से बैठे हैं तो मैं चौथी जाकर बैठ जाती थी, क्योंकि वो डॉक्टर हज़रत अल्लामा इकबाल की नज़्म बांग दरा पढ़ाने जा रही थी और मैं बड़ी ही गौर से सुना करती थी। वो इसलिए सुना करती ताकि मुझे और फसी उर्दू आ सके। आपके अल्लामा इकबाल की शायरी जो है बहुत आला पाएगी, बहुत, और उनकी शायरी का रास्ता थोड़ा सा अलग है और आपके कलाम का रास्ता थोड़ा सा अलग है। हाँ। उनकी शायरी खुद ही पर मबनी है और आपकी शायरी खुद पर ही मबनी है। हाँ, ये बात है कि हमारी शायरी खुद पर ही मबनी है। ये सवाल आप अकेले नहीं पूछ रहे, ये पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछता है, क्योंकि मुझसे पूछते हैं कि आप किससे मुतासिर हुई जो ऐसा लिखती हो। मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर हज़रत अल्लामा इकबाल से, तो उन लोगों का डायरेक्ट यही कहना होता है कि आपका रंग तो परवीन शाकिर का दिखता है, लेकिन परवीन शाकिर को मैं नहीं पढ़ती हूँ। वो इसलिए कि मैं उनकी सवानाए हयात पढ़ लेती हूँ, उनके कलाम पढ़ लेती हूँ, लेकिन उनका रंग शायद ही दिखता होगा, ये मतलब कहते हैं सामने वाले, लेकिन मैं मुतासिर तो हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल से ही हूँ। मुझे उनकी मतलब पसंद है, बहुत अच्छी लगती है उनकी खुदी बेखुदी, शिकवा जवाब शिकवा, और सबसे अच्छा जो मुझे उनका मजमूआ लगा वो बांगे दरा में, शुरू से आखिर तक वही लगा है। उनका ये एक शेर मुझे काफ़ी पसंद आया कि कभी है हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबाज मजाज में, कि हज़ारों सजे तड़प रहे हैं तेरी जबीन नियाज में। बहुत खूब। आपने जो है अल्लामा इकबाल से जो है मुतासिर होकर अपनी शायरी की इब्तिदा की है, तो आपने अपना पहला मुशायरा कब और कहाँ? मैं अपना पहला मुशायरा, पहली बार तो मैं 6 दिसंबर सन 2016 को अपना पहला कलाम लिखी थी। तो उसी वक्त, जिस वक्त मैं लिखी थी, मैं उस वक्त मैं बीएड में थी, तो वहीं पे एक प्रोग्राम हुआ। वहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट, औरंगाबाद में आज़ाद कॉलेज है, वहीं पे मैं पढ़ी हूँ, मेरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब वहीं पर हुआ। तो वहाँ पर बच्चों ने मतलब जो जितने अदारे चलते हैं वहाँ पर, मतलब जैसे एमए बीए बीएड जितने भी पूरा ऐसे डिपार्टमेंट चलते हैं वहाँ पे, तो उन लोगों के दरमियान प्रोग्राम रखे गए। और प्रोग्राम में उर्दू अदब के लिहाज से मैंने वहाँ आवाज़ उठाई कि जब पूरे इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश के लिहाज से रखा जा रहा है, जैसे कुछ इंग्लिश वाले ये कर दो या फिर मैकेनिकल इंजीनियर वाले ये करेंगे वो करेंगे, तो उर्दू का वहाँ नामो निशान नहीं था। उर्दू के ताल्लुक से भी कुछ रखो, क्योंकि अगर यहाँ पे उर्दू है, यहाँ पे इंग्लिश चल रही है, तो यहाँ उर्दू भी चल रही है, इसके मुताबिक भी आप कुछ प्रोग्राम रखा जाए। तो उस बंदे ने एक मुशायरा रखा कि मुशायरे से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और कई शोरा वहीं मकामी शोरा को मदऊ किया बतौर जज। वो प्रोग्राम ऐसा था कि उसमें इनामात दिए जाएं बच्चों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा होता था, क्योंकि वो मेरी तालीमी दुनिया थी वो। तो उन्होंने वो बंदे ने एक मुशायरा रखा, उसमें माशाल्लाह मैंने भी पार्टिसिपेट किया, शोरा हजरात भी आए, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा ही लिखा हुआ कलाम, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। वो शेर याद है?
हाँ, मेरे मतलब पहला ही कलाम था तो शायद ही उसमें कुछ गलतियां हो गई हूँ। मैंने इस्लाह भी कराई थी तो उसमें है कि वफाओं का वो हसीन मंजर तुम्हें बताऊं कहाँ मिलेगा, वफाओं का वो हसीन मंजर तुम्हें बताऊं कहाँ मिलेगा, मेरे सनम के शहर मिलेगा या वो जहाँ है वहाँ मिलेगा, और उसी के हाथों में आबरू है तुम्हें मकान की जो आरजू है, उसी मतलब खुदा, उसी के हाथों में आबरू है तुम्हें मकान की जो आरजू है, तुम्हें एक सजदे में जाके देखो तुम्हें तो सारा जहां मिलेगा। क्या बात, माशाल्लाह, पहले ही शेर से उन्होंने काफी छाप छोड़ी थी। तो नाज़रीन, मालेगांव मेरा अज़्म मेरी पहचान में हम बात कर रहे हैं जोया तहसीन, मालेगांव की एक उभरती हुई फनकार। आपके लिए ऐसा कोई यादगार मुशायरा जिसे आप भूलना न चाहें? मेरा यादगार मुशायरा तो मेरा शहर मालेगांव में ही हुआ, अभी 1 महीना पहले ही हुआ, अप्रैल में हुआ। बड़ा यादगार मुशायरा था। मालेगांव के तमाम ही कई शोरा हजरात मेरे साथ बैठे हुए थे और मेरे अपने बैठे हुए थे। ये सबसे बड़ी बात है कि मेरा कलाम, मेरी जो सलाहियत है, खुदा ने जो सलाहियत दी लिखने की मुझे, और मैं जो मेरा कलाम पढ़ रही हूँ, पहला मुशायरा जो यादगार मुशायरा था, ऑल इंडिया मुशायरा जो हुआ, तो वो मेरे अपनों के सामने हुआ। यही है कि 1 महीने पहले ही हुआ और मालेगांव में हुआ। तो देखा नाज़रीन, आप हम मालेगांव शहरियन के लिए भी एजाज़ है कि उन्होंने आपकी मौजूदगी में उसे अपना यादगार मुशायरा कहा है। तो हम इसके लिए आपको भी और उनको भी मुबारकबाद देते हैं। आपको जैसे शायरी में जब से कदम रखा है तो उसमें कोई आपको एजाज़, कोई अवार्ड? जी, जब से शायरी में कदम रखा है तब से अवार्ड मिल रहा है। सन 2016 में मैंने पहला कलाम लिखा, तभी औरंगाबाद से मुझे बेस्ट शायरा का अवार्ड मिला। उसके बाद सन 2017 में मुंबई में आज़ाद मैदान में नातिया मुशायरा हुआ, जिसमें सिर्फ लेडीज़ को रखा गया था आज़ाद मैदान में, तो उसमें भी मुझे अवार्ड मिला। नातिया मुशायरे में बेस्ट शायरा का ही अवार्ड मिला। और अभी फ़िलहाल 1 महीना पहले जो हमारे मालेगांव में ऑल इंडिया मुशायरा हुआ, उसमें मुझे मदर टेरेसा का अवार्ड मिला है। छोटी सी उम्र में इन्होंने जो है काफ़ी अवार्ड हासिल किया और काफ़ी शोहरत हासिल की है। ये खुदा की देन है कि इतने कम वक्त में कई ऐसे आशा शोरा किराम रहते हैं जो बरसों गुजार देते हैं, लेकिन वो तब भी खाक छानते फिरते हैं। लेकिन ये हमारे ऐसी जोया तहसीन साहिबा ऐसी, जिसे अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें दी और लोगों ने उसका एतराफ़ भी किया है। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसे अभी एक अखबार में सर्वे आया था कि उर्दू हिंदुस्तान में उर्दू के कारी जो है, उर्दू के पढ़ने वाले बहुत कम हो गए। जहां कुछ वक्त 2001 में उर्दू के कारी की तादाद तकरीर के मकाम, उर्दू का जो मकाम था वो 4था मकाम था। आज 2011 के बाद से जब सर्वे किया गया है तो आज की तारीख में 2018 में उर्दू का मकाम 7वें मकाम पर आ गई। तो तनज़्ज़ुली का वजह क्या आपकी नजरिए के साथ? ये सुनकर तो निहायत मुझे भी अफसोस हुआ कि 4थे नंबर से वो 7वें नंबर पे आ गई। किसी शायर ने कहा था कि मुझे डर है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। शायद उनका डर उभर गया और उनका डर, शायद उन्होंने कुछ आगे की जो रुदात थी ये देखकर ही उन्होंने लिखा होगा कि मुझे डर है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। और ये निहायत अफसोस की बात है कि 4थे नंबर से 7वें नंबर पर आ गई है। लेकिन इसका पूरा जिम्मेदार है जो हमारे मीडिया, बोला जाए तो हमारी आवाम है, जो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट हो। हम ये नहीं कहेंगे कि इंग्लिश ना पढ़ी जाए, इंग्लिश ना लिखी जाए, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, ये बात है। महाराष्ट्र में तो मराठी और हिंदुस्तान में या कहीं भी पूरे आलम हो तो इंग्लिश तो है, लेकिन ये 4थे नंबर से 7वें नंबर का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये तो निहायत अफसोस की बात है। क्योंकि अगर उर्दू नहीं होता, ये बात है कि लोग यही कहते हैं कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि अब बहुत से बच्चे, या फिर 99 बच्चे अगर किसी कोर्स में ले रहे हैं तो वो इंग्लिश में ही ले रहे हैं। चाहे हमारा शहर हो चाहे दूसरा शहर हो, इंग्लिश में ही कोर्सेज कर रहे हैं। वो इसलिए कि उर्दू से उन्हें अब लगाव नहीं रहा। लेकिन लोगों का ये भी कहना है, बाज़ लोगों का, कि उर्दू हमें रोटी नहीं देती। उनका मतलब ये कि उर्दू से हमें रोज़ी नहीं मिलती। लेकिन आपकी उम्दा मिसाल सामने है कि उर्दू रोज़ी नहीं मिलती, लेकिन इज़्ज़त और शोहरत तो मिलती है ना उर्दू से। बहुत सही बात है कि इज़्ज़त और शोहरत तो है। रोज़ी के नाम पर जो है उर्दू का बहुत ज़्यादा बिखराव होता जा रहा है। लेकिन यकीन जानिए नाज़रीन कि जितनी अच्छी हमारी उर्दू होगी उतनी ही अच्छी हम इंग्लिश या दीगर ज़बान बोल
को बोल सकते हैं, या हमारे माहिरीन का भी यही कहना है कि जब तक हम अपनी मादरी ज़बान पर उबूर हासिल नहीं करेंगे तब तक हमारी जो है दीगर ज़बान पर हम उबूर हासिल नहीं कर सकते। तो ज़ोया तहसीन साहिबा का भी यही रोना है कि उर्दू को रोज़ी रोटी से ना जोड़ते हुए उर्दू को अपनी मादरी ज़बान मानते हुए उसे तरक्की देने की कोशिश करें। आप जो है तरन्नुम से बहुत अच्छे पढ़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक शेर या एक कथा तरन्नुम के साथ हमारे नाज़रीन को अपनी पसंद का कोई शेर जो आपका खुद का हो। मेरे खुद का शेर पसंद का है, मैं तरन्नुम से इंशाल्लाह पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार यही कहना चाहती हूँ कि उर्दू को ये जो 7वें नंबर पे लाने वालों के लिए मेरे पास ये ऐलान है कि मैं शान से कहूँगी मेरी शान है उर्दू, ज़िंदा हूँ इसलिए कि मेरी जान है उर्दू। तो आपने एक ख्वाहिश है कि मैं तरन्नुम से पढ़ूँ, तो मेरा एक बहुत ही अच्छा ये शेर है जो मैं खुद ही पसंद, मेरा खुद का लिखा हुआ मैं खुद ही पसंद करती हूँ, तो मैं नाज़रीन को सुना देती हूँ। याद से मेरी बच कर किधर जाओगे, याद से मेरी बच कर किधर जाओगे, बस मुझे पाओगे तुम जिधर जाओगे। हमने आँखों में तुमको उतारा मगर, हमने आँखों में तुमको उतारा मगर, क्या पता था कि दिल में उतर जाओगे। और एक शेर मेरा काफ़ी पसंदीदा कि मुझसे ये सवालात किया जाता है कि भाई लिखती क्यों लिखती हो, आखिर इस उम्र में लिखती क्यों हो। तो उनके लिए एक पैगाम है आप नाज़रीन के लिए कि मेरा दावा अगर होता तो रिश्ता तोड़ भी देती, जो जाती है मोहब्बत को वो राहें मोड़ भी देती, और मेरे मासूम से दिल को हज़ारों गम ने घेरा है, फ़कत चाहत का होता तो मैं लिखना छोड़ भी देती। क्या बात है, क्या बहुत खूब, बहुत शानदार ये कथा आपने पेश किया, और उतनी ही शानदार तरीके से आपने जो है तरन्नुम के साथ जो कथा पेश किया उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि शायरी में आपके आगे के अज़ाइम क्या है? अज़ाइम मेरी शायरी में आगे यही कि मैं लिखती थी, मैं लिखती हूँ, मैं लिखती रहूँगी, इस चाहे वो मेरा पूरा हिंदुस्तानी खिलाफ, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि वो शायरी मेरा जुनून है, शायरी मेरी शिद्दत है, शायरी मेरी ज़िद है, शायरी मेरा नशा है, इसलिए कि जब तक लिखो नहीं वो मेरा नशा तो उतरने वाला है नहीं। रोज़ाना का मेरा मामूल है कि जब तक मैं लिखती नहीं हूँ तब तक ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे, मेरे सर पर कुछ बोझ रखा हुआ है, इसीलिए मेरे अज़ाइम यही है। इससे बड़ा और आज़म और क्या हो सकता है कि मैं लिखती थी, मैं लिखती हूँ और मैं लिखती रहूँगी। तो देखा नाज़रीन, ज़ोया तहसीन साहिबा का एक अज़्म है कि चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए, चाहे हिंदुस्तान खिलाफ हो जाए, चाहे घर के लोग खिलाफ हो जाए, लेकिन उर्दू की तरक्की तरवीज के लिए हर वक्त वो हाजिर है और वो शायरी के मकाम में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश में है, और चाहे कुछ भी हो जाए उनके ही बकौल के मैं लिखती हूँ, मैं लिखती रहूँगी और लिखते ही चलती जाऊँगी। तो ये आपके अज़ाइम के साथ रिसाइट टुडे टीम भी है। आप रिसाइट टुडे के, रिसाइट एकेडमी के रिसाइट न्यूज़ में आप आए, आपके लिए हम जो है बहुत मशकूर हैं,